students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter. And today we will be covering your chapter that is fundamental concept of cost. ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे. लॉगिन करने के बाद लोगों पे क्लिक करेंगे तो ये सेगमेंट ओपन होके आएगा. वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो या इसको गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट क्या होती है. बहुत लोग बोलते हैं, मतलब नॉर्मल तुमने सुना होगा कि यार इसकी कॉस्ट क्या है, ये इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इसको कितनी कॉस्ट में बनाना पड़ेगा. होता है कि नहीं होता, या इसकी बनाने की कॉस्ट ये आई है. तो तुम इसे क्या समझ रहे हो, ये क्या है कॉस्ट में? हम समझ रहे हैं कि खर्चा, हम समझ रहे हैं कि इसको बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, ये मेरी कॉस्ट. अब हम ना बेटा कॉस्ट को दो तरीके से या अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं. जैसे कस्टमर के लिए कॉस्ट क्या है, वो प्रोडक्ट जिसका उसको पैसा देना पड़ेगा. प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या है, उस सामान को बनाने की उसकी लागत कितनी आएगी. तो कॉस्ट को हम सिचुएशन वाइज क्या है अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो कोई इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट जो तुम पढ़ोगे इस चैप्टर में वो कॉस्ट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक प्रोड्यूसर को बनाने में, एक प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विस बनाने में क्या खर्चा करना पड़ रहा है, वो हो गई उसकी कॉस्ट. क्लियर है? तो कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी, वो पैसे का अमाउंट जो स्पेंड करना पड़ रहा है प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में, जो खर्चा करना पड़ रहा है वो क्या है, वो है तुम्हारी कॉस्ट. द एक्सपेंडिचर में बी इक्वल और नॉशनल, मतलब एक्सपेंडिचर जो खर्चे वो एक्चुअल हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, लेबर का वेजेस का खर्चा, ये सारी चीज़ें, और नोशनल हो सकते हैं, डेट इज डेप्रिशिएशन, जो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट में, बट वो हो रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली तुम्हें कैश नहीं देना पड़ रहा है उनके लिए, बट दे आर अकरिंग. जैसे कि अगर हम बात करें डेप्रिशिएशन की, तो डेप्रिशिएशन किस तरीके का खर्चा है आप बताओ. डेप्रिशिएशन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने. डेप्रिशिएशन में हम क्या करते हैं, एसेट्स की जो वैल्यू है ना वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होती जाती है. जैसे तुम मशीन लाए, अब तुम मशीन लाए आज की डेट में 10 लाख की, क्या तुम कल को बेचोगे तो भी तुम देखोगे 10 लाख की नहीं बिकेगी, वैल्यू गिर चुकी होगी. ठीक है, या तुम 1 साल बाद बेचोगे, तुम्हें 10 लाख कोई नहीं देगा, तुम अपना फोन ही देख लो. आगे आने वाले सालों में बेचोगे तो क्या वो सेम रेट पे बिकेगा जो आज था? नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू गिरती जाती है, वो डेप्रिशिएट होती जाती है विद द टाइम, है ना. तो वही बोल रहा है कि अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा है जिसके लिए तुम आज कैश नहीं दे रहे हो, लेकिन वो खर्चा हो रहा है क्योंकि वैल्यू गिर रही है, एक टाइम आएगा जब वो मशीन कोई काम की नहीं रहेगी और तुम्हें दोबारा से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वो एक खर्चा आने वाला है. तो इस तरीके के जो खर्चे एक प्रोड्यूसर करता है गुड्स को बनाने में या सर्विस को देने में, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट. तो कॉस्ट के क्या मीनिंग है ये भी मैंने बताया कि यार स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते, अलग अलग लोगों के लिए मीनिंग अलग अलग सेंस में हो सकती है. तो सिचुएशन क्या उस हिसाब से आप समझोगे. जैसे कि बिजनेस और इंडस्ट्री में कॉस्ट अलग है. अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट क्या है, जो उसने बनाया उसका खर्चा. सर्विस के लिए कॉस्ट क्या है, जो उसने सर्विस दी उसका खर्चा. अगर प्रोड्यूसर के लिए बोले तो एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहा है वो कॉस्ट है. और कस्टमर के बारे में बात करें तो जो पैसा देना पड़ रहा है उसको किसी चीज को खरीदने के लिए, उसके लिए वो कॉस्ट है. तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो पैसा जो एक प्रोड्यूसर को करना पड़ रहा है खर्च ताकि वो एक प्रोडक्ट बना पाए या सर्विस ऑफर कर पाए, उसे बोलते हैं कॉस्ट. अब आते हैं कॉस्ट के टाइप्स पे. कॉस्ट कितने टाइप की होती है बेटा, नेचर के बेसिस पे कि कॉस्ट का नेचर क्या है, क्या वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, उसके बेसिस पे दो कॉस्ट, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो जो सीधी हो मैम. अरे डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको तुम डायरेक्टली और इजीली ट्रेस कर सकते हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या सर्विस में, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्रोडक्ट. जैसे कि ये फोन बनाने की क्या हुई, एक डायरेक्ट कॉस्ट हुई. डायरेक्ट कॉस्ट क्या मैम, वो कॉस्ट जो मैं इजीली देख सकती हूँ, ट्रैक कर सकती हूँ. जैसे कि इसमें रॉ मटेरियल लगा, इसको बनाने के लिए स्पेसिफिक लेबर लगे होंगे, उनका खर्चा दिया होगा. ठीक है, मटेरियल का खर्चा दिया होगा,
तो ये सब क्या है, ये सब है मेरी डायरेक्ट कॉस्ट इसको बनाने के लिए जो लग गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं ट्रेस कर सकते, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में हम डायरेक्टली नहीं ट्रेस कर सकते। इस कॉस्ट को हम पूरे बिजनेस के बेनिफिट के लिए खर्चा करते हैं, और हो सकता है वो उसमें भी चली गई हो। जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हम पे तो पूरे बिजनेस का कर रहे हैं ना। अब फोन भी वहां पे बन रहे हैं, तो फोनों में भी वो खर्चा ऑब्वियस जा रहा है, बट एक फोन को बनाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना रेंट चला गया, हम ये नहीं कैलकुलेट करेंगे बैठ के, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम ट्रैक नहीं करते इसको। तो इन सारी कॉस्ट को हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब हम बेटा आते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट में आता क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी, कि किसी गुड्स को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, जो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट में हम ट्रैक कर सकते, देख सकते, वो है उसका डायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, जैसे फर्नीचर बना रहे हो तो लकड़ी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। अब उसको हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे कि उस लकड़ी की डायरेक्ट मटेरियल की क्या कॉस्ट है, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं तुम्हारा, बस तुम्हें समझना है कि डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आएगा, कि जो मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में, जो हम इजीली देख सकते हैं हाँ ये चीज इसमें लगी हुई है। रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल, शुगर केन अगर है शुगर में, दीज आर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर होता है वो लेबर की वेजेस जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जैसे फर्नीचर को कारपेंटर बनाए तो कारपेंटर की वेज, टेलर क्लोथ्स को बनाना तो टेलर की वेज, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस स्पेशल कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने से। द एक्सपेंस आर इनकर्ड ओनली बिकॉज द प्रोडक्ट इज बीइंग मेड। ये एक्सपेंस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी रेंट ये नहीं है यार, वो तो हमको तब भी करना पड़ेगा जब प्रोडक्ट बने ना बने तो भी, बट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम खर्चे करते हैं और उसी के लिए करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लो हमें एक मोबाइल बनाना तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली मशीन लानी पड़ रही है जो उसको बनाएगी, या उसके लिए मोल्ड्स लाने पड़ रहे हैं जिससे वो हम साँचा डालेंगे। तो ये खर्चे स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किए जा रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जो खर्चे स्पेसिफिकली स्पेशली उसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से या प्रोडक्शन से क्या हो, जुड़े हुए हो, बस उसी लिए किए जा रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो याद रखना डायरेक्ट कॉस्ट में तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या था, जो गुड्स को बनाने के लिए डायरेक्टली यूज हुआ है, ट्रैक कर सकते हैं। इनडायरेक्ट क्या है, ये वो मटेरियल है जो सपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, मतलब बनाने में जो सपोर्ट करते हैं बस। मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं लगेगा, ना बनेगा उसका पार्ट। जैसे लुब्रिकेंट, कॉटन का वेस्ट, साफ सफाई कर रहे हैं, स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, वेजेस ऑफ वर्कर नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग बट हेल्पिंग इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मदद करा रहे बट प्रोडक्शन कर नहीं रहे, फर्नीचर बना नहीं रहे, बट दे आर हेल्पिंग। जैसे सुपरवाइजर देख रहा है काम सही से जा हो रहा है नहीं हो रहा, वॉच गार्ड जो बाहर खड़ा है, जो ये देख रहा है कि कोई अंदर आके धमाका ना करे, है ना, चीजें सही से बने, प्रोडक्शन सही से चले। तो ये लोग बस सपोर्ट करें कि प्रोडक्शन अच्छे से हो, वो बना नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तुम्हारे इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो जनरल एक्सपेंस जो आप एक प्रोडक्ट पे डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ये सब खर्चे तो पूरे बिजनेस के लेके जा रहे हैं। अब एक फोन को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, मान लो एक सेंटर में 10 लाख फोन बन रहे हैं, तो क्या तुम ये एक कैलकुलेट करने बैठोगे भी, मान लो तुमको तो हम निकाल लेंगे, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी कि इतना पैसा देके तुम इतनी चिंदी चिंदी काम करवा रहे हो। तो इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे डालते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में वो चीज़ें जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं, मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट में वो जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पे आपके 3 टाइप है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब समझते हैं एक एक करके कि कॉस्ट कौन कौन सी है। बिहेवियर मतलब क्या, कॉस्ट आउटपुट बदलने पे अलग बिहेव कर रहे हैं, हाँ या ना। कुछ खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब तुम कुछ ना बनाओ या बहुत कुछ बना दो, वो तुमको उतने ही देने पड़ेंगे। लाइक इस कमरे का रेंट 1 लाख है, कोई रिकॉर्डिंग करे तो भी ठीक,
ना करे तो भी ठीक, पैसा तो 1 लाख जाना ही जाना है। तो ये कॉस्ट कौन सी हो गई, ये हो गई तुम्हारी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो नहीं चेंज होती है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। तुम आउटपुट बढ़ाओगे तो भी उतनी रहेगी, आउटपुट घटाओगे तो भी उतनी रहेगी। They remain constant whether production is high, low or even zero. But when calculated per unit, fixed cost decrease as output increase. But एक चीज याद रखना कि जब आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है पर यूनिट। कैसे? मान लो एक फैक्ट्री है, वो रेंट दे रही है, कितना? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का रेंट दे रही है। अब वो चाहे तो इस रेंट को देने के बाद खूब प्रोडक्शन करे, 10 लाख यूनिट बनाए, तो भी उसको 1 लाख का ही रेंट देना। कुछ भी ना बनाए तभी रेंट वाला तो रेंट लेगा, ठीक है। तो वही बात जस्टिफाई होगी कि कुछ करो ना करो, प्रोडक्शन ज्यादा हो कम हो, ये कॉस्ट फिक्स रहने वाली है। दूसरा बोल रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कम होती जाएगी। कैसे? देख लेते हैं। मान लो 1 लाख के रेंट पे पहले हम 50,000 यूनिट बना रहे थे, तो हम कितना पर यूनिट रेंट दे रहे थे? एक यूनिट को बनाने का रेंट दे रहे थे 2 रुपए, ठीक है। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, 10 लाख यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। अब जब 10 लाख बनाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा? 0.1, ठीक है, इतना हमें पैसा देना पड़ेगा, मतलब 1 पैसा मान लो इतना देना पड़ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, जैसे आउटपुट बढ़ा वैसे मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? गिरती हुई नजर आ रही है तुम्हें। अब हमें उतना नहीं देना, अब हमें बस इतना ही पैसा देना है। तो हमें क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहता है तो फिक्स यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है, ये फायदा है। रेंट ऑफ फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब क्या है? तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि ये नहीं चेंज होंगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये टाइम पे बेस्ड है, मतलब समय पूरा हुआ, महीना पूरा हुआ, रेंट देना है, या आउटपुट पे नहीं डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अपोजिट है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ेंगी, घटाओगे घटेंगी, ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली चेंज होती हैं आउटपुट के लेवल के साथ। अगर आउटपुट डबल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट डबल हो गई। अगर पर यूनिट, इसमें बात है, अगर आउटपुट डबल हो, जैसे पहले तुम 100 यूनिट बना रहे थे तो तुम्हें कितनी कॉस्ट आ रही थी? मान लो 1 लाख रुपए कॉस्ट आ रही थी। अब तुम कह रहे हो मैं 200 यूनिट बनाऊंगा, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी हो गई? तुम्हारी कॉस्ट 2 लाख हो गई। मतलब कि जैसे तुमने आउटपुट बढ़ाया वैसे तुम्हारी कॉस्ट डबल हो गई। जैसे वेजेस, लेबर, अब ज़्यादा लेबर ले आओगे उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा यूनिट बनवा रहे हो, ज़्यादा मशीन ले आओगे, ज़्यादा बना रहे हो, तो तुम्हारे कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन इफ आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, चाहे आउटपुट बढ़े या घटे। वहां पे क्या था फिक्स कॉस्ट में कि फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। यहाँ बोला आउटपुट बढ़ाओ घटाओ कोई मतलब नहीं, यहाँ पे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगी। अब देखो ना, 1 लाख जब बना रहे थे, 1 लाख का जब खर्चा आ रहा था, ठीक है, 1 लाख की कॉस्ट आ रही थी, जब 100 यूनिट बना रहे थे तो पर यूनिट बनाने में कितना खर्चा आ रहा था? देखो 1000 आ रहा था पर यूनिट, एक यूनिट का 1000 आ रहा था। अब यहाँ पे जब हम 2 लाख बना रहे हैं और 200 यूनिट बना रहे हैं, 2 लाख का खर्चा कर रहे हैं 200 यूनिट बनाने के लिए, तो भी पर यूनिट कितना आ रहा है? 1000 आ रहा। इसका मतलब पर यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, फ्यूल, मशीन, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। 1 लेबर है तो 10,000 दे रहे हो, 2 लेबर ले आओ 20,000 दोगे, 30 लेबर ले आओ, बढ़ता जाएगा। तो ये कॉस्ट है जो बढ़ेगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये टाइम के बेस्ड पे नहीं है, समय पूरा होगा देना पड़ेगा, ये आउटपुट पे बेस्ड है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी, कुछ ना बनाओ, ना लेबर रखो, ना मशीन रखो, कुछ नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें दोनों के फीचर आ जाते हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों के एलिमेंट है। जैसे ये कॉस्ट वो होती है जो एक टाइम तक फिक्स रहती है, उसके बाद फिर ये आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो दे रिमेन फिक्स अप टू सर्टेन लेवल, बट वंस आउटपुट क्रॉस दैट लेवल इट इंक्रीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एक लेवल तक तो ये कांस्टेंट रहेगी, नहीं बढ़ेगी, पर जैसे ही आपने उसके उस लेवल को क्रॉस किया वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे तुम देखते होगे लैंडलाइन, कुछ तो फिक्स्ड है, नहीं भी यूज करोगे तो भी आपको इतना पैसा देना ही देना है, और उसके ऊपर यूज करोगे तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है।
टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एक फिक्स मीटर चार्ज है, कुछ भी नहीं यूज़ करोगे उतना तो देना ही देना है। बट जैसे जैसे तुम उसके ऊपर कंज्यूम करोगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो आई होप आप समझ पाए हैं। ये था आपका चैप्टर कॉस्ट को लेके, इसको रिवाइज ज़रूर करना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।